चलिए आज चलते हैं 320 साल पीछे, दिल्ली सल्तनत के दौर में। ये कहानी है जीत की, धोखेबाजी की और आखिर में एक बहुत बड़े साम्राज्य के बिखर जाने की। एक ऐसी कहानी जिसने आप कह सकते हैं हिंदुस्तान के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। लेकिन सबसे पहले एक सवाल उठता है ना? आखिर दिल्ली में ऐसा क्या था? मतलब सदियों तक इतना खून खराबा सिर्फ एक शहर के लिए क्यों? क्या थी ऐसी खास बात कि हर हमलावर की नजर बस दिल्ली पर ही टिकी थी? पांडवों से लेकर मुगलों तक हर कोई दिल्ली का तख्त ही क्यों चाहता था? तो बात यह है कि दिल्ली उस जमाने का आप कह सकते हैं एक सुपर हब था। मतलब एक बहुत बड़ा कमर्शियल सेंटर जहां पूरे देश से व्यापारी अपना सामान लेकर आते थे। सल्तनत के सारे सिक्के भी तो यहीं बनते थे। सीधी सी बात है, जिसके कब्जे में दिल्ली, पैसा उसके पास। और बस इतना ही नहीं, दिल्ली एक तरह का कोऑर्डिनेटिंग सेंटर भी था। मतलब यहां बैठकर पूरे नॉर्थ इंडिया पर नजर रखना, उसे कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता था। तो समझ रहे हैं, दिल्ली को जीतने का मतलब था पावर और पैसा दोनों एक साथ आपकी मुट्ठी में। तो अब ये तो साफ हो गया कि दिल्ली इतनी जरूरी क्यों थी। चलिए अब देखते हैं कि ये साम्राज्य, ये सल्तनत आखिर बनी कैसे। इसकी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अहम लड़ाई से। तो साल था 1192। मोहम्मद गौरी ने तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराया और दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया। कहानी यहां से शुरू होती है। फिर कुछ साल बाद 1206 में गौरी की मौत हो गई। अब उसकी जगह कौन लेगा? तो सामने आया उसका सबसे वफादार जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक। और दिलचस्प बात यह है कि वो असल में गुलाम था। उसी ने दिल्ली के पहले सुल्तान के तौर पर गद्दी संभाली और गुलाम वंश यानी मामलुक डायनेस्टी की शुरुआत की। कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी तो सच में बड़ी कमाल की है। सोचिए, एक गुलाम से सुल्तान तक का सफर। वो इतना दरियादिल था कि लोग उसे लाख बख्श कहकर बुलाते थे, मतलब लाखों का दान देने वाला। और हाँ, दिल्ली का जो मशहूर कुतुब मीनार है ना, उसे बनवाने का काम भी उसी ने शुरू करवाया था। लेकिन उसकी किस्मत में ज्यादा लंबा राज नहीं लिखा था। सिर्फ 4 साल ही हुकूमत कर पाया। एक दिन पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरा और बस वहीं उसकी मौत हो गई। ऐबक के बाद आया उसका दामाद इल्तुतमिश, और बहुत से हिस्टोरियंस तो उसे ही दिल्ली सल्तनत का असली फाउंडर मानते हैं। उसने कुछ बहुत बड़े काम किए। सबसे पहला, उसने कैपिटल को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर दिया। ये एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजिक मूव था। फिर एडमिनिस्ट्रेशन को सेट करने के लिए उसने चहलगानी बनाई, मतलब 40 भरोसेमंद सरदारों की एक काउंसिल। सैनिकों को सैलरी देने का भी एक नया सिस्टम बनाया, जिसे एकता सिस्टम कहते थे। और शायद उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट था सल्तनत को चंगेज खान के मंगोल हमलों से बचाना। ये कोई छोटी बात नहीं थी। अच्छा, इसके बाद 2 और बड़े पावरफुल सुल्तान आए, बलबन और खिलजी। दोनों ने सल्तनत को मजबूत किया, लेकिन दोनों के तरीके एकदम अलग थे। बलबन ने क्या किया? उसने चहलगानी को ही खत्म कर दिया ताकि सारी पावर उसके हाथ में आ जाए, और पूरे सल्तनत में जासूसों का एक जबरदस्त नेटवर्क बना दिया। दूसरी तरफ था अलाउद्दीन खिलजी। उसने जंग के जरिए साम्राज्य को साउथ इंडिया तक फैला दिया और इकोनॉमी को ठीक करने के लिए मार्केट में बड़े रिफॉर्म्स किए। तो देखिए, रास्ते अलग थे, पर दोनों ने ही सल्तनत को उसकी बुलंदी पर पहुंचाया। तो सल्तनत अपने पीक पर थी, सब कुछ बढ़िया लग रहा था। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है ना, सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, अंदर से ही आता है। और बस यहीं से ताज में दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। ये सल्तनत के पतन की एक लंबी और दर्दनाक कहानी की बस शुरुआत थी। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में ना एक पैटर्न साफ दिखता है। गद्दी के लिए खून खराबा, पावर का नशा ऐसा था कि कोई रिश्ता मायने नहीं रखता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही ससुर को मारकर तख्त हासिल किया। कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपने पिता को मरवा दिया था। अब जब गद्दी ऐसे धोखे से मिले तो अस्थिरता तो आनी ही थी। और अक्सर होता यह था कि कमजोर लोग सुल्तान बन जाते थे, जो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल ही नहीं पाते थे। और फिर आता है मोहम्मद बिन तुगलक का जमाना। कुछ हिस्टोरियंस उसे सन की सुल्तान भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, ये भी समझ आ जाएगा। उसकी पहली बड़ी गलती, उसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करने का फैसला किया। दौलताबाद, जो दिल्ली से लगभग 1500 किलोमीटर दूर था। इरादा शायद अच्छा हो कि साउथ पर कंट्रोल बढ़ेगा, लेकिन तरीका एकदम विनाशकारी। उसने हुक्म दिया कि दिल्ली का हर एक इंसान, पूरी की पूरी आबादी पैदल दौलताबाद जाएगी। सोचिए जरा, यह फैसला एक भयानक आपदा बन गया। हजारों लोग तो रास्ते में ही मर गए और सल्तनत का खजाना भी लगभग खाली हो गया। और तुगलक की गलतियों का सिलसिला यही नहीं थमा। खजाना तो खाली हो ही चुका था, तो उससे निपटने के लिए उसने एक और जीनियस आइडिया निकाला। उसने सोने चांदी के सिक्कों की जगह पीतल के टोकन सिक्के चला दिए और कहा कि इन पीतल के सिक्कों की वैल्यू सोने चांदी के बराबर ही होगी।
अब नतीजा क्या हुआ होगा? अरे लोगों ने अपने अपने घरों में ही टकसाल खोल ली। हर कोई नकली पीतल के सिक्के बनाने लगा और देखते ही देखते पूरी की पूरी इकॉनमी बर्बाद हो गई। उसकी नाकामी को शायद उसी के शब्दों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। कहते हैं कि जब वो मर रहा था तो उसने कहा था, आज सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से आज़ादी मिल गई। मतलब एक लाइन में उसके पूरे राज का सार है। तो तुगलक की बेवकूफियों ने सल्तनत को अंदर से तो पूरी तरह खोखला कर ही दिया था, और ठीक तभी बाहर से एक ऐसा तूफान आया जिसने इस कमजोर हो चुके साम्राज्य पर आखिरी चोट की। एक ऐसा हमला जिसने सल्तनत को हमेशा के लिए घुटनों पर ला दिया। साल था 1398। मंगोल शासक तैमूर ने दिल्ली पर हमला कर दिया, और जो तबाही उसने मचाई उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। सिर्फ 5 दिनों के अंदर तैमूर की फौजों ने दिल्ली में करीब करीब 2 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पूरे शहर को लूटा गया, जलाकर राख कर दिया गया। दिल्ली को इस सदमे से बाहर निकलने में कहते हैं 100 साल लग गए। तैमूर का हमला तुगलक वंश के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। उसने सल्तनत को इतना कमजोर कर दिया कि वो फिर कभी भी अपनी पुरानी शान हासिल नहीं कर सकी। और यहीं से शुरू हुआ एक महान शक्ति के आखिरी धीमे पतन का दौर। अच्छा, तैमूर के जाने के बाद जो सैयद डायनेस्टी आई ना, वो तो बस नाम के सुल्तान थे। उनकी हालत का अंदाजा आप बस इस बात से लगाइए कि 37 साल के राज में वो अपनी सल्तनत को दिल्ली के 15 किलोमीटर के रेडियस से बाहर नहीं ले जा पाए। सोचिए, एक वक्त का इतना बड़ा साम्राज्य अब सिमटकर एक छोटा से कस्बा रह गया था। और फिर आया सल्तनत का आखिरी चैप्टर, लोधी वंश। और इसका आखिरी सुल्तान था इब्राहिम लोदी। बहुत ही गुस्सैल और घमंडी किस्म का आदमी था। उसे जरा सा भी शक होता तो वो अपने ही मंत्रियों को मरवा देता था। अब उसके इस बर्ताव से सब इतने तंग आ गए कि उसके अपने ही गवर्नर और चाचा ने एक ऐसा काम किया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने काबुल के शासक बाबर को चिट्ठी लिखी और उसे हिंदुस्तान पर हमला करने का न्योता दे दिया। तो देखिए कहानी कैसे जुड़ती है। 1398 में तैमूर के हमले ने जो तबाही मचाई, उससे सल्तनत कमजोर हुई। फिर आई कमजोर सैयद, और आखिर में 1526 में पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, और बस कहानी खत्म। पानीपत की वो लड़ाई सिर्फ एक जंग का नतीजा नहीं थी, वो एक पूरे दौर का अंत था। 320 साल से चली आ रही दिल्ली सल्तनत खत्म हो चुकी थी, और हिंदुस्तान की जमीन पर एक नए और उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर साम्राज्य का सूरज उग रहा था, मुगल साम्राज्य। तो आखिर में ये 320 साल की कहानी हमें सत्ता के बारे में सोचने पर मजबूर करती है ना? कि जो साम्राज्य तलवार के जोर पर खड़े किए जाते हैं, वो अक्सर अंदर की लड़ाइयों, गलत फैसलों और आखिर में किसी और की तलवार से ही खत्म हो जाते हैं। ये पूरा इतिहास हमें ताकत को हासिल करने और फिर उसे संभाले रहने के बारे में क्या सिखाता है? इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।